हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल, ग्राफक्यूएल और व्यू3 का आप यूज़ करके आप जो कैसे एक CRUD सिस्टम आप जो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम लोग कैसे ग्राफक्यूएल और लारावेल का यूज़ करके हम जो कैसे CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, म्यूटेशंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरीज वगैरह हम जो कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप सबसे पहले उसको आप देख लें, ताकि आपको आइडिया आ सके कि हम लोग कैसे ग्राफक्यूएल के साथ में हम लोग CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं और हम क्या करने वाले हैं कि फ्रंट एंड के लिए व्यू3 का यूज़ करने वाले हैं। अब हम डायरेक्ट एपीआई को हिट करने के बजाय हम लोग व्यू3 के साथ में हिट करेंगे। पहले हमें व्यू3 को ऐड करना रहेगा इसके अंदर। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना रहेगा npm install view at next और उसके बाद हमें यहाँ पर npm install कमांड रन कर लेनी है। लारावेल 9 के अंदर आपको वीट यूज़ किया जाता है वेब पैक की जगह पे। तो उसके लिए आपको गूगल कर लेना है वीट प्लगइन व्यू करके, और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन की एक कमांड मिलेगी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने cmd पर जा करके इसको हमें पेस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करना रहेगा अपने प्रोजेक्ट के। तो जैसे ही ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है, यहाँ पर देखिए इसने बोला हुआ है कि आपको इंपोर्ट करना है वीट.config.js के अंदर इस प्लगइन को। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको चलना रहेगा वीट.config.js के अंदर और यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और यहाँ प्लगइन वाले सेक्शन में हमें व्यू को ऐड कर लेना रहेगा, ताकि हम यहाँ पर व्यू3 को यूज़ कर रहे हैं ये इसको पता चल सके। .env के अंदर हमें ऐप का यूआरएल भी चेंज करना रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि वीट है वो हमारा बैकएंड से मॉनिटरिंग करता रहता है यदि कोई चेंजेस यदि आप करते हैं तो। और उसके बाद आपको npm run dev कमांड आपको रन कर लेनी है। तो अभी ये क्या करेगा, अभी बैकएंड में अभी मॉनिटर करते रहेगा। और यहाँ पर आपके app.js के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लगा लेनी है, इंपोर्ट क्रिएट ऐप फ्रॉम व्यू करके। और उसके बाद आपको एक वेरिएबल बना लेना है ऐप का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐप और यहाँ पे क्रिएट ऐप करके, और यहाँ पे इसका इंस्टेंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने मेन पास किया हुआ है, मेन अभी हम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ऐप है ऐप डॉट माउंट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आईडी पास कर देते हैं जो कि अपने केस में होगी ऐप करके। तो अभी हमें क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्पोर्ट मेन फ्रॉम मेन डॉट व्यू करके। तो जो हमारी मेन डॉट व्यू फाइल होगी ये हमारी मेन फाइल होगी, जहाँ पर हम लोग सब कुछ लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसको रूट फोल्डर में ही, और यहाँ पर लिखते हैं मेन डॉट व्यू करके। और टेम्पलेट के अंदर हम लोग फिर सिंपल यहाँ पर हेलो लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा व्यू3 का जो कोड है वो हमारा रन हो रहा है। इसको हम सेव करते हैं और अपने चलते हैं welcome.blade.php के अंदर, और इसको यहाँ पर हम लोग सिंपल एक HTML टैग हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक आईडी हमें क्रिएट करना रहेगा जो कि होगी ऐप के नाम से। और यहाँ पे आपको JS आपको इंपोर्ट करना रहेगा। तो JS के लिए आपको वीट जो प्लगइन है उसका एक हेल्पर हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको लिख रहा है रिसोर्सेज JS और app.js करके। इसको हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको चलना है लोकल होस्ट 8000 पोर्ट आपको लिखना है, और यहाँ पर देखिए हेलो हमें दिख रहा है। इट मीन्स कि अभी हमारा व्यू3 जो प्लगइन है वो हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसके अंदर यदि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर व्यू3 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना रहेगा कि अब हमें अपोलो को इंस्टॉल करना रहेगा। तो अपोलो हमारा क्या है कि व्यू3 के अंदर आपको हेल्प करेगा, या व्यू2 आप यूज़ कर लीजिए उसको, वो हेल्प करता है ग्राफक्यूएल के साथ में यूज़ करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है व्यू3 अपोलो करके। तो ये हमें एक यूआरएल पर लेके जाएगा जो कि होगा v4apollo.vue.js.org करके। तो ये हमारे व्यू को हेल्प करता है ग्राफक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए। ये एक प्लगइन है। तो इसको इंस्टॉल करके देखिए यहाँ पर व्यू3 का आ रहा है। इसको इंस्टॉलेशन के लिए आपको इस पेज पर चलना है, और यहाँ पर देखिए मैनुअल इंस्टॉलेशन पर आप जो क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे व्यू3 यूज़ नहीं कर रहे हैं CLI वर्जन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैनुअली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm install, और ये आपका है ग्राफक्यूएल और ग्राफक्यूएल टैग और क्लाइंट के लिए अपोलो क्लाइंट जो है। यहाँ पर ये हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह बता रहा है। इट मीन्स कि यदि आपको इसको सेटअप करना है अपोलो को अपने व्यू3 के साथ में, तो आपको ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी रहेगी, जिसके अंदर क्या है कि आपको जैसे कि आप एक्सियोस यदि आप इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी रहेगी। वैसे ही सेम आपको अपोलो के लिए भी करना रहेगा।
तो एक्सियोस हमारी रेस्ट एपीआई के लिए यूज़ की जाती है और अपोलो हमारी क्या है कि ग्राफक्यूल एपीआई के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर ली हैं जो हमने ऊपर अभी इंस्टॉल किया था कुछ पैकेजेस उसके थ्रू। यहाँ पर देखिए हमें यूआरएल पास करना रहेगा जो हमारे ग्राफक्यूल का है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया 8000 जो हमारा पोर्ट है उसके हिसाब से। और यहाँ पे अपोलो क्लाइंट इसका एक देखिए एक यहाँ पर इंस्टेंस बनाया हुआ है जिसमें कि इसने यूआरएल पास किया हुआ है, एचटीटीपी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे कैश वगैरह हमने पास किया हुआ है। उसके बाद यदि हम कंपोजिशन एडवांस पे चलते हैं तो यहाँ पर इसने बोला कि आप अपोलो कंपोजेबल को आप जो है एक पैकेज है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप इजीली क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं जो हमारे ग्राफक्यूएल की क्वेरीज वगैरह है Vue3 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने बोला कि आप कुछ इस तरीके से आप जो लिखेंगे, तो इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपोलो कंपोजेबल के लिए आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अपोलो क्लाइंट करके आपको प्रोवाइड किया गया है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे सेटअप के अंदर आपको डालना रहेगा जो हमारे Vue3 का इंस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेटअप के अंदर आपको प्रोवाइडर आपको पास कर लेना है और फिर इसको बताना है कि जो हमारा क्लाइंट है और जो हमारा प्रोवाइडर है वो कौन कौन है। अभी हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप 4 की कुछ सीडीएन उठा लेते हैं ताकि जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा ठीक ठाक लगे हमें। कुछ सीएसएस वगैरह यहाँ से उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप की। तो मैं यहाँ से इसकी देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने HTML के अंदर ही यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम सिर्फ अपने स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हेलो का जो फॉन्ट है वो थोड़ा चेंज हो गया। इट मीन्स कि अभी हमारा बूटस्ट्रैप भी यहाँ पर चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कंटेनर वगैरह लिख सकता हूँ और जैसे कि हमने लिखा रॉ, यहाँ पे कॉल एसएम लेट्स से 12 है, यहाँ पर हमने लिखा ग्राफक्यूएल CRUD ऑपरेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से कंटेनर के भीतर हमें दिख रहा है। और इसका यदि आप टेक्स्ट म्यूटेड करना चाहते हैं या टेक्स्ट डार्क करना चाहते हैं या कुछ कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के हिसाब से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक फॉर्म टाइप का हमें क्रिएट करना रहेगा ताकि हम क्या कर सकें, हम लोग सेव कर सकें। यानी कि यदि हमें CRUD ऑपरेशन क्रिएट करना है तो हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लेट्स से हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया और यहाँ पे एक रॉ वगैरह हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पर हमने कॉलम SM3 के अंदर हमने लेबल वगैरह बना लेते हैं या डायरेक्ट एक इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से एक टेक्स्ट टाइप का है, नेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम लोग वी मॉडल हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं Vue के अंदर। और यहाँ पर क्लास जो हमारी है फॉर्म कंट्रोल वो हम डाल देते हैं। प्लेस होल्डर के लिए आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि क्या इनपुट करना है हमें वहाँ पर, क्योंकि हमने लेबल वगैरह नहीं लगाया है। अभी हमने नेम के लिए कर लिया। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ईमेल और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यूज़र को क्या करना रहेगा कि यहाँ से सिर्फ वो ऐड करेगा, यानी कि फॉर्म के अंदर जो भी उसको ऐड करना है उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से इनकी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे कि ईमेल की हमने 4 कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग बटन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे सबमिट का एक बटन क्रिएट कर लिया और उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं BTN डार्क और यहाँ पे सेव करके। तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा जिसके अंदर आपको नेम है, ईमेल है और पासवर्ड वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए हम लोग बटन को यहाँ पर आने देते हैं, यानी कि जो भी हमारा फॉर्म है उसके अंदर अभी हम सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेरीज वगैरह क्रिएट करने के बाद हमें लिस्टिंग को शो करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग के लिए सबसे पहले कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पे एक और रो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मार्जिन टॉप से ले लेते हैं और यहाँ पे हमें टेबल वगैरह क्रिएट करना रहेगा। तो लेट से मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉलम SM12 के अंदर आप क्या करो कि आप एक टेबल यहाँ पे दे दो और क्लास हम लोग बूटस्ट्रैप की यूज़ कर लेते हैं जो कि टेबल बॉर्डर्ड करके। और इसके अंदर हम लोग टेबल हेड के अंदर कुछ टेबल हेड प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं या आईडी पास कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम यानी कि जो भी यूज़र का नाम रहेगा वो, और यहाँ पे ईमेल, और यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं एडिट और डिलीट का जो बटन रहेगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बॉडी के अंदर हम एक टेबल रो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, TD करके हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हमें यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ईमेल और बटन वगैरह यहाँ पे डालना रहेगा। अभी हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिख जाएगा जो कि हमारा है नेम, एक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्वेरी करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हमें लिखना रहेगा और यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और उसके अंदर हमें एक सेटअप नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा और उसके अंदर से जो भी हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं।
तो लेट से यदि आप थोड़ा सा डाउन जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेरीज नाम से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। ये हमें क्वेरीज के लिए बताएगा कि हम जो कैसे क्वेरी कर सकते हैं अपने अपोलो के अंदर ग्राफक्यूएल की कैसे हम क्वेरी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ क्वेरी आपको क्या करना रहेगा कि आपको इंपोर्ट करना रहेगा अपोलो कंपोजेबल के यहाँ से। तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि है अपोलो कंपोजेबल के साथ में आपको यूज़ क्वेरी आपको इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको सेटअप मेथड के अंदर आप जो क्वेरी लिख सकते हैं। यहाँ पे GQL के साथ में आप जो क्या करते हैं कि आप जो GraphQL की जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इंपोर्ट किया हुआ है GraphQL टैग के साथ में, जो हमने ऑलरेडी इस प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है। और उसके बाद हमें यहाँ से इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जो भी इन्होंने GraphQL की क्वेरी लिखी हुई है। इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे गेट यूजर्स नाम की क्वेरी है। यहाँ से यूज़र की ID, फर्स्ट नेम और ईमेल ये लोग मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से चेंजेस करेंगे। तो लेट से हमने GraphQL के अंदर हमने पहले कैसे बनाया था, यहाँ पे यूज़र लिस्ट करके है और यहाँ से पैजिनेशन वगैरह भी हम लोग यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे गेट यूजर्स की जगह हम लोग यहाँ पे यूज़र लिस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्वेरी का नाम हमारा क्या है, यूज़र लिस्ट करके है। और यूज़र लिस्ट के साथ में हमें ID मिलनी चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो है नहीं, डेटा के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए होगा ID उसका, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे ईमेल, और बस यहाँ पे ये सब चीज़ें। यहाँ पे डेटा इसलिए क्योंकि हमने पैजिनेशन लगाया हुआ है, वो आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो भी जब हम पैजिनेशन लगाते हैं तो उसके बाद डेटा के अंदर हमें जो भी डेटा मिलना रहता है वो होता है, और उसके बाद पैजिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी रहती है। तो हमें सिर्फ डेटा चाहिए, तो हमने उस डेटा को हमने यहाँ से उठा लिया। देखिए यहाँ पर यूज़र लिस्ट है और डेटा के अंदर हम लोग पास कर रहे हैं सारी डिटेल्स, इसीलिए हमने सेम क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई है GQL के अंदर, और ये क्वेरी यहाँ से फिर ये रन होगी। रिजल्ट के अंदर जो भी उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि जो भी क्वेरी हिट करने के बाद जो भी आपको डेटा मिलेगा वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इसके साथ में कर सकते हैं। आप यहाँ पर यदि इसके डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये लोग किस तरीके से उसको लोडिंग वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़र के लिस्ट को कैसे वहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। लेट्स से हमें यहाँ पे लोडिंग का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा रिजल्ट है उसके बगल में आप जो कॉमा सेपरेटेड आप जो लोडिंग भी लिख सकते हैं। यहीं पर सेम जगह पे आप जो एरर वगैरह को भी आप मैनेज कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग लोडिंग को भी ले लेते हैं। तो यहाँ से लेट्स से आपको लोडिंग को यहाँ से रिटर्न कर लेना है। अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इफ़ लोडिंग रहता है तो ये क्या करता है कि डॉट 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 यहाँ पे प्रिंट कर देता है, लोडिंग डॉट 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 करके, राइट। तो टेबल से जस्ट पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये यहाँ से टेबल हो गई हमारे। और यहाँ से हमें चेक करना है कि यदि यूज़र का डेटा यदि वहाँ पे दिख रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रिंट कर लेना है और लोडिंग को हाइड कर लेना है। तो वी इफ़ लोडिंग अगर चल रहा है तो ठीक है, एल्स में आपको क्या करना है कि रिजल्ट आपको देखना है। यदि रिजल्ट अगर मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको यूज़र लिस्ट रहेगी, क्योंकि यूज़र लिस्ट के अंदर हमें सारा डेटा मिल रहा है डॉट डेटा करके। और क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यूज़र लिस्ट डॉट डेटा, है ना, तब हमें वहाँ पे लिस्टिंग मिल रही है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें एक for लूप हमें रन करना रहेगा इस यूज़र लिस्ट डेटा के साथ में। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे for लूप इन्होंने यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो सेम तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरर के लिए भी लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर एरर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो यदि आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपको यूज़ करना है GraphQL अपोलो को GraphQL के साथ में। अभी हम यहाँ पर यूज़र की लिस्टिंग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि v4, और यहाँ पे जो हमारा डेटा है रिजल्ट डॉट यूज़र लिस्ट डॉट डेटा, तो v4 यूज़र ऑफ यूज़र डॉट यूज़र लिस्ट डॉट डेटा, और की हमने यूज़र डॉट ID हमने यहाँ पे पास कर दी। अब हमें जो भी हमें उस डेटा मिलेगा, यानी कि जो हमारा for लूप है उसके अंदर, उसको हमें यहाँ पे प्रिंट करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ कि यूज़र डॉट यूज़र ID, और सेम चीज़ हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर ईमेल और नेम के लिए भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर ID की जगह हम लोग नेम कर देते हैं और यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। तो अभी हमारी और एक्शन के अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे सीडिंग किया हुआ था, तो सीडिंग किया हुआ है, इसकी वजह से हमें 10 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। 10 रिकॉर्ड इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे पैजिनेशन वगैरह हमने यूज़ किया हुआ है। लोडिंग के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि लोडिंग का कैसा चल रहा है। तो यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए लोडिंग आ रहा है ना।
तो जैसे पेज लोड नहीं होता तब तक ये हमारा लोडिंग दिखाता है, जो कि सेंटर में है वो ठीक है। यहाँ पे 2 बटन हमें चाहिए होंगे, एक तो एडिट का और एक डिलीट का। तो एडिट के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन टाइप बटन क्लास btn स्मॉल btn इन्फो और यहाँ पे एडिट का। सेम चीज़ हमें डिलीट का भी चाहिएगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बटन सेम है, यहाँ पे लिखना रहेगा आपको डिलीट और इन्हीं इन्फो की जगह आपको करना रहेगा डेंजर, क्योंकि डिलीट हमारा हमेशा रेड में रहता है। मार्जिन लेफ्ट हम 2 से ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा गैपिंग हो सके बटन्स के बीच में। तो अभी ठीक है, अभी हमारा करंट ऑपरेशन थोड़ा सा दिख रहा है कि लिस्टिंग वगैरह हो गई है हमारी, एडिट बटन वगैरह सब कुछ दिख रहा है। अब हमें थोड़ी सी और फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी रहेगी। तो ये जो हमारा क्वेरी है इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे GraphQL नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ user.js करके। और जो भी हमारी यहाँ पर क्वेरी है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, और जो भी इसकी क्वेरी है यहाँ से GQL करके, इसको मैं पूरे को यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। लेट से मैंने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यूजर्स क्वेरी करके, और यहाँ पे हमें पास करना रहेगा जो भी हमारा GQL का है, जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया हुआ था। तो ये सभी क्वेरी क्या होगा कि आप एक जगह पे लिख सकते हैं, है ना। अब इसी फाइल के थ्रू आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं इन जो है सभी क्वेरीज को। लेट से कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं आप लिखूंगा इंपोर्ट, क्वेरी का नाम यहाँ पर है यूजर्स क्वेरी, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रॉम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका GraphQL user.js करके। यहाँ पर फाइल का पाथ हमने यहाँ पर दे दिया user.js का। तो हमें क्या होना चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। तो एक बार हम जब ब्राउज़र पर चल के इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और देखिए अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भी हमारा लोडिंग वगैरह चल रहा है, रिजल्ट वगैरह सब कुछ हमें मिल रहा है। जो हमने क्वेरी है वो हमने दूसरे पेज पे कर दी है। अब हमें सेव के लिए करना रहेगा कि जैसे ही यूजर सेव बटन पे क्लिक करता है तो एटलीस्ट उसका डेटा हमारा सेव हो सके। तो उसके लिए हमें फॉर्म वगैरह क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर रिएक्टिव को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम व्यू से, और यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म इक्वल टू रिएक्टिव, और यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड हमें पास करना रहेगा। तो नेम के लिए अभी हम क्या करते हैं कि कुछ डमी नेम यहाँ पर डाल देते हैं। तो डमी नेम इसलिए ताकि हमें बार बार फिल ना करना पड़े जो भी हमारा इनपुट बॉक्स है, और एक बार जब हमारी एपीआई चलने लगेगी तो हम उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं test@test.com, और पासवर्ड यहाँ पे हम रख देते हैं पासवर्ड, और जो हमारा फॉर्म है उसको हमें यहाँ से रिटर्न करना रहेगा, जो भी हमारी सेटअप फंक्शन है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे फॉर्म है ऊपर, यहाँ पर आप जो है वी मॉडल करके आप लिख सकते हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पर लिखा कि वी मॉडल फॉर्म डॉट नेम करके, जो भी हमारा यहाँ पर फॉर्म है ना, फॉर्म नेम हो गया। तो यहाँ से रिटर्न कर लेना है आपको फॉर्म, और ये फॉर्म आपको फिर ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें लिखना रहेगा फॉर्म डॉट नेम, और मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों में आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर आपको नेम की जगह आपको करना रहेगा ईमेल, टेक्स्ट की जगह पर आप कर सकते हैं यहाँ पे ईमेल, और ठीक है यहाँ पे पासवर्ड, और टाइप टेक्स्ट की जगह पे आपको करना रहेगा यहाँ पे पासवर्ड। अभी हम इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि हमारा फॉर्म यहाँ तक क्रिएट हो चुका है, यानी कि यूज़र को अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वगैरह दिखेंगे, है ना। अब हमें क्या करना रहेगा कि जैसे ही यूज़र सबमिट करता है इस फॉर्म को, तो उसको हमें क्या करना रहेगा कि कुछ मैसेजेस दिखाने रहेंगे फिलहाल के लिए कि हाँ भाई आपने सबमिट कर दिया। तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे ऑन क्लिक पे भी लगा सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। हम जो है डायरेक्ट यूज़र को हम जो सबमिट भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेव यूज़र नाम से जो हमारा फंक्शन है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक जो फंक्शन क्रिएट किया सेव यूज़र, और इसके अंदर हम यहाँ से क्या करते हैं कि इक्वल टू एक फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, console.log कर लेते हैं फॉर्म को, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे फॉर्म में क्या क्या डेटा है जो हम सेंड कर रहे हैं बैक एंड के लिए, है ना। यहाँ से सेव यूज़र को हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ से जो हमारा क्लिक है, यदि हम क्लिक पर करना चाहें तो क्लिक पर कर सकते हैं, बट यहाँ पे सबमिट बटन हमारा है, तो हम इसको यहाँ से हटा करके हम क्या कर सकते हैं कि ऑन सबमिट पर हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग फॉर्म के अंदर जाते हैं डायरेक्ट ऊपर टॉप पर, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं कि भाई जब हमारा फॉर्म सबमिट हो तभी आप क्या करोगे, उस जब फंक्शन को आप जब कॉल करो। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबमिट डॉट प्रिवेंट, और यहाँ पे सेव यूज़र करके। तो ठीक है,
अभी जो हमारा यूज़र है, सेव यूज़र की जगह सेव फॉर्म कर देते हैं, है ना। नेमिंग कन्वर्सन थोड़ा सा ईजी रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यूज़र सेव फॉर्म कर देता हूँ। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा करंट ऑपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जो हमें क्रिएट करना है, उसका हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पे सेव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ईमेल, नेम और पासवर्ड तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब यही तीनों चीज़ें हमें सर्वर पे भेजनी रहेगी, यानी कि बैकएंड में। तो बैकएंड के लिए आपने क्वेरीज का देख लिया, आप यहाँ पर ऊपर पढ़ लीजिएगा। अब फिर म्यूटेशन का आप देखते हैं कि म्यूटेशन के साथ में आप जो है कैसे क्वेरी कर सकते हैं। तो सेम चीज़ इसने बोला है कि आप जो जैसे आपने यूज़ क्वेरी आपने इंपोर्ट किया हुआ था, वैसे ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज़ म्यूटेशन करके। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, लेट्स से यूज़ म्यूटेशन। तो अब यूज़ म्यूटेशन के अंदर आपको क्या करना रहेगा कि आपको फॉर्म जो आपने सबमिट किया उसको आपको पास करना रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी क्वेरी को हम जो कॉपी करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनपुट वगैरह का भी ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि आपने इनपुट के साथ में आपने CRUD ऑपरेशन आपने क्रिएट किया हुआ था लारावेल के अंदर। तो अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको करते हैं हम कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कुछ सेंड मैसेज का उन्होंने बनाया हुआ है, बट इसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा अपने सेव फॉर्म के हिसाब से। तो जहाँ पर सेंड मैसेज है वहाँ पर हम लोग सेव फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट यूज़र करके कुछ। क्रिएट यूज़र के अंदर हमें कुछ डेटा भेजना रहेगा, यानी कि जब भी हमें सर्वर पे एपीआई हिट करने तो हमें कुछ डेटा भेजना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड ये हम रेडी कर लेते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को हमें क्या करना रहेगा कि ग्राफक्यूएल के साथ में हमें भेजना रहेगा अपने लारावेल के एंड पे, यानी कि बैक एंड के लिए। यहाँ से जो हमारा डेटा है उसको हमने क्रिएट यूज़र के अंदर डाल के भेज दिया। अब हमें इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे सेंड मैसेज की जगह पे हमें क्या करना है कि क्रिएट यूज़र का हमें लिखना रहेगा। यहाँ पर भी जो हमारा, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जो हमारा म्यूटेशन वगैरह बना हुआ है वो इनपुट के अंदर उसने डेटा मांगा हुआ है कि आप क्या करें कि आप जो इनपुट के अंदर आप जो डेटा डालें। तो यहाँ पे सेंड मैसेज की जगह आपको लिखना है क्रिएट यूज़र। यहाँ पर भी क्रिएट यूज़र, इनपुट के अंदर डेटा जा रहा है, और यहाँ पर हम सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर लिखा कि नेम आपका स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, सेम चीज़ आपको ईमेल करनी रहेगी। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ नेम को ही, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि ईमेल जो हमारा स्ट्रिंग है, और यहाँ पे सेम चीज़ हम जो पासवर्ड के लिए भी लिख देते हैं। अब यही सेम चीज़ हमें भेजना रहेगा अपने बैकएंड के लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो हमारा क्रिएट यूज़र है वो है यहाँ पर इनपुट, जो हमारा नेम रहेगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे, और नेम, ईमेल, और यहाँ से हमें पास करना रहेगा अपने पासवर्ड को, है ना। और यहाँ से आप रिटर्न करवा सकते हैं जो भी आप डेटा रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आईडी नेम, और यहाँ पे आप जो इनपुट आपको लिखना रहेगा, क्योंकि यदि आप ग्राफक्यूएल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनपुट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं वो इनपुट के अंदर ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको लिखना रहेगा इनपुट, और इसके अंदर जो भी आपकी ये वैल्यूज़ वगैरह हैं वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं, और वापस से यदि हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए कुछ एरर आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए हम लोग। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, इसको सेव करते हैं। वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए हमारा फॉर्म चल रहा है ठीक ठाक। ओके, अभी हम एक जो है क्वेरी करके देखते हैं, यानी कि सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ टेस्ट है, और मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए 200 आ रहा है, यानी कि सही है सब कुछ। डेटा क्वेरी वगैरह यहाँ पे पास हुई है। वैल्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा पेलोड में पास किया गया है, और यहाँ पे जो हमें रिस्पांस मिला हुआ है वो है सक्सेस का, यानी कि जो हमारा डेटा है, यानी कि जो हमारा आइटम है वो हमारा क्रिएट हो चुका है, यानी कि आइटम हम क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा PHP आर्टिजन माइग्रेट है उसको हम फ्रेश कर लेते हैं, यानी कि फ्लश कर देते हैं। सबसे पहले डेटा को माइग्रेट कर लिया हमने, और यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं, ताकि हम जो डेटा सेव कर रहे हैं वही हमें दिखाई दे, ज़्यादा न दिखे। ठीक है, तो अभी देखिए सब कुछ ब्लैंक है यहाँ पर। एक बार फिर से हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए एक डेटा यहाँ पे क्रिएट हुआ, राइट, बट यहाँ पे टेबल के अंदर शो नहीं किया उसने कि कोई डेटा क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो अभी हमें क्या है कि एक डेटा यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हमें कुछ शो नहीं हो रहा, तो उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लोडिंग के यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि रिफेच करो आप,
ये एक तरीका है, यानी कि कई तरीके हैं डेटा को फैच करने का, बट उनमें से एक तरीका ये है कि आप जो है बार बार रीफैच कर सकते हैं जो भी डेटा को है, बट ये एक सफिशिएंट तरीका नहीं है। तो हम लोग क्या है कि इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसको और ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टेस्ट वन लिखा हुआ है, तो अभी लोडिंग में चल रहा है। अभी देखिए अब आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक और डेटा को। यहाँ पर लेट से मैंने यहाँ पर टेस्ट2 का लिए डालना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर टेस्ट2 भी डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप जब म्यूटेशंस के लिए आप जब क्वेरी लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आपको डेटा आपको सेव करना है वो आप म्यूटेशन के अंदर आप डालेंगे। अब इस वाली क्वेरी को भी हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे यूज़ क्वेरीज की जगह हमें यहाँ पर लिखना है कि क्रिएट यूज़र, यानी कि यूज़र को क्रिएट करने के लिए ये हमारी क्वेरी बनाई गई है। यहाँ पे हमारा GQL की जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सिर्फ म्यूटेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यूज़र जो है इससे क्रिएट हो रहा है। और इसको यदि मैं कॉपी करता हूँ तो इसको हमें फ्रंट एंड में इंपोर्ट करके इसको यूज़ भी करना रहेगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर यूज़ क्वेरीज की जगह पे, यूज़र क्वेरी की जगह पे यहाँ पे क्रिएट यूज़र, और इसको हम करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी देखिए फिलहाल के लिए वर्क कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई एरर नहीं आई है। इट मीन्स कि अभी तक तो सही चल रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेस्ट2 लिखते हैं और एक बार फिर से सेव करते हैं। तो अभी भी देखिए सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यानी कि यदि हम उसको मूव किए फिर भी वहाँ पे कोई एरर नहीं है, इट मीन्स कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा एडिट है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यूज़र एडिट बटन पे क्लिक करता है तो हमें क्या करना है कि अपने फॉर्म की वैल्यू को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे एडिट यूज़र के अंदर हम लोग यहाँ पे आईडी पास कर देते हैं, जो भी हमारे यूज़र की आईडी है। सेम नाम से हमें एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा, और यहाँ से इसको हम रिटर्न कर देते हैं, बट यहाँ पर हमें एक फंक्शन की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कॉन्स्ट एडिट यूज़र, और यहाँ पे आईडी हमें एक्सेप्ट करनी है क्योंकि आईडी हमारी पास की जा रही है। और इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक डेटा के अंदर हम लोग रेडी कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हो गया। तो डेटा के अंदर हमने यहाँ पर लिखा कि हमें रिजल्ट डॉट वैल्यू डॉट यूज़र्स डॉट डेटा के अंदर हमें फाइंड करना है यूज़र के लिए यूज़र डॉट आई वो इक्वल टू होनी चाहिए हमारी आईडी के साथ में, है ना। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं डेटा को कि हमें डेटा में क्या मिल रहा है। इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट है, और वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पे फैच कर रहे हैं। तो अभी हमें एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यूज़र की डिटेल मिलनी चाहिए, यानी कि जिस यूज़र पे हम क्लिक करते हैं, बट ये एरर आ रही है, ये बोल रहा है कि मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। यानी कि जो हमारा रिजल्ट डॉट वैल्यू डॉट यूज़र्स है, यूज़र्स की जगह पे हमें यूज़र लिस्ट करना रहेगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए यूज़र लिस्ट करके है, यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी लिखना रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, और वापस से यदि मैं जाकर यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार फिर से हम एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए हमें यूज़र की डिटेल मिल रही है। यूज़र कौन है, आईडी क्या है, उसकी नेम क्या है, और उसका ईमेल क्या है। अब हम क्या करते हैं कि फॉर्म के नेम के अंदर इस डेटा का नाम डाल देते हैं, और फॉर्म के ईमेल के अंदर भी इसी डेटा का हमें ईमेल डालना रहेगा। और सेम चीज़ हम जो पासवर्ड के लिए भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट हमें पासवर्ड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह ये है कि हमें अपडेट के अंदर सिर्फ हमने नेम और ईमेल डाला हुआ है ना। तो इसकी वजह से हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे डमी पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ताकि यूज़र क्या करे कि बार बार उस पासवर्ड को चेंज करता रहे, है ना, सेम डमी पासवर्ड। और अभी हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है उसको हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डेटा भी है और हमारी क्वेरीज वगैरह लगभग ठीक ठाक काम कर रही है। तो मैं इसको यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखिए अभी ये ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। बट यदि मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए टेस्ट2 आ रहा है, टेस्ट1, टेस्ट, है ना। तो यानी कि हमारा जो एडिट बटन है वो तो हमारा सही काम कर रहा है। एक हमें चेक करना रहेगा कि यूज़र जब एडिट हो रहा है तो किस यूज़र को हम लोग एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूज़र आईडी नल कर सकते हैं, और यहाँ पे रेफ को हम जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही यूज़र एडिट बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पर आप जो यूज़र आईडी डॉट वैल्यू जो हमारी है उसके अंदर हम लोग आईडी की वैल्यू डाल देंगे कि हाँ भाई इस आईडी को हम लोग एडिट करने वाले हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर इसको सेव बटन की जगह पे अब हमें अपडेट बटन दिखाना रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि VF जो हमारा यूज़र की आईडी है, अगर यूज़र की आईडी होती है तो उस केस में क्या करना है कि आपको अपडेट बटन दिखाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अपडेट, और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सेव बटन आपको दिखाना है ना। तो इससे क्या होगा कि यूज़र को थोड़ा सा ये भी रहेगा
कि कब वो अपडेट कर रहा है और कब वो सेव कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर यदि मैं एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है एडिट बटन को भी आप जो हैंडल कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको जैसे यहाँ पे आपने सेव फॉर्म किया हुआ है, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा कि यदि यूज़र की आईडी यदि होती है और ये ग्रेटर देन 0 से होती है या कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपडेट करना है फॉर्म को, है ना। और सेम चीज़ जो हमारा डेटा है, डेटा के अंदर आपको आईडी भी पास करनी रहेगी, है ना। तो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं कि लेट्स से डेटा डॉट आई डी इज इक्वल टू यूज़र आई डी डॉट वैल्यू हो सकती है, और यहाँ से डेटा आप इसको पास कर देंगे अपडेट यूज़र के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा अपडेट यूज़र है उसके साथ में हमें एक और म्यूटेशन वगैरह क्रिएट करना रहेगा, तभी हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हमारा म्यूटेशन का दिया हुआ है क्रिएट यूज़र का, उसी को हम डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा है अपडेट यूज़र, जो हमारे फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे म्यूटेशन के अंदर आपने लिखना है कि ये हमारा है अपडेट यूज़र करके। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और वापस से हम लोग यहाँ से इंपोर्ट भी कर लेते हैं और यूज़र डॉट जी एस के अंदर इसको हमें डिफाइन भी करना रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट यूज़र की जगह हम लिखना है अपडेट यूज़र। सब कुछ सेम रहेगा, आईडी आपकी रहेगी आईडी टाइप की, नेम है आपका, ईमेल है, पासवर्ड है, और यहाँ पे आपको आईडी पास कर देनी है। आपने यहाँ पे आईडी पास कर दिया, इनपुट हो गया, नेम और ईमेल आपने लिख ही लिया है, ठीक है, ओके। तो अभी हमारा क्या है कि यूज़र यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप जो है console डॉट लॉग करके यूज़र डॉट आई डी को भी आप देख सकते हैं कि यूज़र डॉट आई डी के अंदर क्या वैल्यू मिल रही है। आप इसको एल्स पार्ट के अंदर डाल लीजिए जो हमारा क्रिएट यूज़र है, क्योंकि या तो वो अपडेट हो सकता है या तो क्रिएट हो सकता है, दोनों साथ में तो होगा नहीं, है ना। तो आप कुछ इस तरीके से आप जो लॉजिक आप वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि अपडेट यूज़र के अंदर वो सिर्फ नेम और पासवर्ड को अपडेट कर रहा है ना। तो कायदे से तो पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए ऐसे, बट कोई नहीं, यहाँ से हम ईमेल को हटा देते हैं तो सिर्फ नेम और पासवर्ड रह जाएगा, है ना। यही दो चीज़ें सिर्फ अपडेट होंगे, है ना। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और जो हमारा क्रिएट यूज़र है उसकी जगह पे हमें यहाँ पे लिखना रहेगा अपडेट यूज़र करके, है ना। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्रिएट यूज़र की जगह पे इसको लिख देते हैं अपडेट यूज़र, ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और एक आइटम को हम यहाँ पे अपडेट करके देखते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कि टेस्ट 45, इसको अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए ये अपडेट हो चुका है ना। यानी कि अब हमारी अपडेट की जो क्वेरी है वो भी हमारी रन हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेलोड के अंदर हमारा क्या है कि ये सिर्फ क्वेरीज के अंदर सर लिस्टिंग की, ये देखिए हमारा नेम और पासवर्ड और आईडी, ये तीन चीज़ें हम क्वेरी के अंदर पास कर रहे हैं और ये हमें डेटा फिर रिटर्न भी कर रहा है। जैसे टेबल टेस्ट 1 है और यहाँ पर हम लिखते हैं अपडेटेड और यहाँ पर देखिए टेस्ट 1 अपडेटेड करके। तो इस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप जो अपडेट भी कर सकते हैं। फिलहाल रीसेट का हमारे पास कोई बटन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि रीसेट फॉर्म या सिर्फ रीसेट लिख सकते हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म डॉट नेम वगैरह जो वैल्यू है वो हम यहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि ब्लैंक कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर्म डॉट ईमेल ब्लैंक हो जाना चाहिए, फिर फॉर्म डॉट पासवर्ड और जो हमारा यूज़र डॉट आई डी है, सॉरी यूज़र आई डी डॉट वैल्यू, वो भी हमारी ब्लैंक हो जानी चाहिए, है ना। तो इस रीसेट फॉर्म को हम कॉल कर सकते हैं जैसे कि फैच करने के बाद, है ना। जैसे ही हमने यूज़र को फैच किया वैसे ही हम यहाँ पर रीसेट बटन को फैच कर देंगे ताकि वो जो भी फॉर्म की जो वैल्यूज़ वगैरह वो क्लियर कर सके, ठीक है। तो अभी हम एक एडिट करते हैं S2 के लिए, यहाँ पर लिखते हैं अपडेटेड, यहाँ पे करते हैं अपडेट पे क्लिक। तो अब देखिए अभी फॉर्म हमारा रीसेट हो चुका है, यानी कि फॉर्म के अंदर जो भी पुरानी वैल्यूज़ हैं वो सब हट चुकी हैं, नई वैल्यूज़ हमें वहाँ पे देखने को मिल जा रही है ना। तो अभी हम यहाँ पर यदि हम सेव करें तो आप देखिए यहाँ पे अपडेट वगैरह हो रहा है सारा कुछ। अभी हमारा डिलीट का रह गया, तो मैं यहाँ पे डिलीट के लिए यहाँ पे एडिट यूज़र की तरह ही हम लोग यहाँ पे डिलीट यूज़र का भी बना सकते हैं। फ्लो आपका सब कुछ सेम रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो डिलीट यूज़र के लिए भी आपको एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं डिलीट यूज़र। यहाँ पे आईडी आपने पास कर दी है और उस आईडी को आपको पास करना रहेगा एक और मेथड के अंदर, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं कि ग्राफक्यूएल को हिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रिमूव यूज़र और यहाँ पे आईडी में हम लोग यहाँ पे आईडी पास कर सकते हैं, है ना। तो रिमूव जैसे ही होता है यूज़र वैसे ही हमें क्या करना है कि रिफैच करना रहेगा ताकि वो डेटा को अपडेट कर सके, है ना।
तो इसको हम सेव करते हैं और जो हमारा रिमूव यूज़र है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना रहेगा और यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको डिलीट यूज़र के अंदर डालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव यूज़र और यहाँ पे कर सकते हैं जो भी आपका अपडेट यूज़र के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा रिमूव यूज़र करके। सेम नाम से हमें यहाँ पे इंपोर्ट भी करना रहेगा, तो यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप अलाइनमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। लेट्स से मैं इसको अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब इसको सेव करते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं क्वेरीज के अंदर और यहाँ पे जो हमारा अपडेट यूज़र है उसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं डिलीट यूज़र करके या रिमूव यूज़र। अब यहाँ पर जो हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आईडी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सिर्फ आप आईडी पास कर सकते हैं डिलीट यूज़र के अंदर। और यदि आप ग्राफक्यूएल के स्कीमा पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिलीट यूज़र के अंदर सिर्फ ये आईडी चाहिए इसको और कुछ नहीं चाहिए। तो डिलीट यूज़र है तो यहाँ पर अपडेट यूज़र की जगह आप जो चेंज करके आप डिलीट यूज़र भी कर सकते हैं। इनपुट को हम यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं जो भी हमारे इनपुट का डेटा है, क्योंकि हमें उसकी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होगी हमारी आईडी और अब हमारा जो हमारा अपडेट यूज़र है उसकी जगह पे हम कर देते हैं यहाँ पे जो नाम है जो है डिलीट यूज़र। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो रिमूव यूज़र भी हमारा रेडी है ना। तो डिलीट यूज़र करने के बाद हम रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि डेटा हमारा रीसेट हो सके, यानी कि दोबारा से यदि आएगा तो वो ठीक रहेगा, यानी कि अपडेटेड यूज़र रहेगा। यदि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो आप देखिए एक यहाँ पे रो गायब हो चुकी है ना, ऐसी दूसरी भी गायब हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप जो CRUD ऑपरेशन आप जो क्रिएट कर सकते हैं अपना GraphQL अपोलो Vue3 को आप जो है यूज़ करके यहाँ पर, है ना। कुछ यूज़र यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो लेट से मैंने user@user.com के हिसाब से एक यूज़र क्रिएट कर लिया है इसी ईमेल के साथ में। यदि मैं दोबारा इसी ईमेल आईडी के साथ में यदि एक यूज़र क्रिएट करना चाहूँ तो क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी हम कुछ एरर वगैरह के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, बोल रहा है कि भाई वैलिडेशन फेल हो गया। और वैलिडेशन फेल के अंदर क्या मैसेज आ रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रीव्यू के अंदर। एरर्स के अंदर आपको मिलेगा एरर और उसके अंदर आपको मिलेगा एक्सटेंशंस करके। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन के अंदर आपको वैलिडेशन वगैरह दिख रही है, सॉरी वैलिडेशन के अंदर, हाँ एक्सटेंशन वैलिडेशन के अंदर द इनपुट डॉट ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि ये जो ईमेल आईडी है ये पहले ही यूज़ कर ली गई है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर म्यूटेशन के अंदर आप डाल सकते हैं एरर की एक फील्ड, यहाँ से आप जो एरर को आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं और यही सेम एरर आप जो प्रिंट कर सकते हैं अपने फ्रंट एंड पर। तो फॉर्म के ऊपर ही जस्ट हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं कि डेव इफ़ एरर, अगर कुछ एरर होती है तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको v फॉर एरर आई और यहाँ पे ऑफ एरर्स डॉट GraphQL एरर करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। की के अंदर आप जो पास कर सकते हैं यहाँ पर एरर या फिर आई पास कर सकते हैं सिर्फ। और यहाँ पे यदि मैं मैसेज को यदि मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, यानी कि जो भी हमारा एरर है तो वो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये भी तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी वैलिडेशन वगैरह है वो हमें यहाँ पे दिख रही है कि द इनपुट ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। इसको हमें प्रिंट करना रहेगा और ये मल्टीपल हमारी वैलिडेशंस हो सकती हैं। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि एक और लूप हमें चलाना रहेगा यहाँ पर यूएल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग चला लेते हैं एक और v4 या वीफ, हम जो चेक कर लेते हैं सबसे पहले कुछ एरर है या नहीं है। तो एरर डॉट एक्सटेंशंस, हाँ डॉट, और यहाँ पे आपको मिलेगा वैलिडेशन करके। वैलिडेशन ये डेटा अगर होता है तो आप एल के अंदर आप जो है लूप आप प्रिंट कर सकते हैं एरर्स के। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वी और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैसेज, और जो हमारा मैसेज है वो है एरर डॉट एक्सटेंशंस डॉट वैलिडेशन करके। और एल के अंदर फिर आप प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपकी मैसेज की जो वैल्यू है उस चीज़ को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिखा मैसेज करके, और 0th इंडेक्स हमने इसलिए क्योंकि मल्टीपल एरर रहेगा तो एक बार में एक को ही वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी आ रहा है कि ये इसको हम रेड कर लेते हैं। ऐसा करते हैं तो मैं यहाँ पे एक क्लास ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट डेंजर करके, ताकि वो हमें रेड फॉर्म में दिखाई दे सके। अब देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है, द इनपुट ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। आप इसे यूज़ नहीं कर सकते बल्कि आप कुछ और ईमेल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं GraphQL के अंदर। जो भी आपकी अपोलो के साथ में जो भी आपने क्वेरीज वगैरह की हैं
या फिर जो भी आप API बना सकते हैं, तो आप उसके साथ में आप एक एरर हैंडलिंग भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।